नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए भारत के संविधान में यूनियन यानी जो भाग 5 है संविधान का, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए ये भाग 5 का 9वां वीडियो है और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें कि मूल अधिकार और भी वीडियोस हैं तो उनको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं उनके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग जो है पीएससी के बारे में बात करेंगे और सीएजी के बारे में बात करेंगे और भी विभिन्न संसदीय कार्रवाइयों के बारे में भी जो है बात करेंगे। तो ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए हैं जिसमें कि एक टेलीग्राम ग्रुप का है, व्हाट्सएप ग्रुप का है। तो उसमें से आप कोई सा भी लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हैं या दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो है पीडीएफ फाइल्स इन वीडियोज़ की साथ में जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके नोट्स की पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है ये। तो देखिए जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है यानी इसको पीएसी भी कहा जाता है यहाँ पर। तो ये पीएसी है क्या? देखिए सबसे पहले जो इसकी स्थापना की गई थी तो जो भारत का जो अधिनियम आया था, जैसे भारत अधिनियम जो है 1919 का अधिनियम था। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है इसको सबसे पहले गठित किया गया। तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1921 में। और कौन सा अधिनियम यूज किया गया था? यहाँ पे भारत सरकार का अधिनियम 1919 उपयोग में लाया गया था। उसके द्वारा ही 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किया गया। अब आते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं यहाँ पर, तो टोटल मेंबर हैं यहाँ पर कितने होते हैं मेंबर? तो मेंबर होते हैं इसमें 22, यानी कुल 22 मेंबर इसमें रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 22 मेंबर हो जाते हैं। और इसमें देखिए जो 22 में 15 मेंबर जो हैं वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा से होते हैं और बचे हुए यानी 7 मेंबर जो 7 मेंबर्स हैं वो होते हैं राज्यसभा से। तो यहाँ पर 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं और जो है 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 22 मेंबर होते हैं पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? देखिए इसका काम जो होता है वो देखना कि मतलब जो सरकारी उपक्रम है वो अपना कैसे कार्य कर रहे हैं, उनकी फंडिंग में क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है, इन सभी की निगरानी करना और ये सब काम उनका होता है। इसके लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात हो गई इनका। और इसमें देखिए जो अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अध्यक्ष होता है वो यानी उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। तो यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर अध्यक्ष हैं वही यहाँ पर पीएसी की नियुक्ति करते हैं। पीएसी का जो अध्यक्ष होता है कमेटी का 22 सदस्यों में जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। पहली चीज़ ये हो जाती है। बाकी इसमें एक और खास बात है, इसमें एक भी मिनिस्टर यहाँ पर मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी इन 22 मेंबर में एक भी मिनिस्टर नहीं होगा सरकार का। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, यानी यहाँ पर मिनिस्टर नहीं होगा कोई। अगली बात क्या है कि अगर देखिए यहाँ पर इस पीएसी यानी पीएसी का जो मेंबर है यानी 22 मेंबर हैं उनमें से अगर एक भी मेंबर जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी जो है डिप्टी स्पीकर होता है अगर उनका मेंबर, तो वही उसका जो है अध्यक्ष यानी वही उसका जो है यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाएगा पीएसी का, तो वही इसका अध्यक्ष भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। बाकी देखिए इसमें एक चीज़ और दी गई है कि जो यानी कि एक प्रथा बनाई गई है कि अब जो है इसका अध्यक्ष जो होगा, यानी कि ये प्रथा कब से चालू हुई थी? ये प्रथा चालू हुई थी 1967 से। यानी एक ट्रेडिशन हो गया है कि जो पीएसी का अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष से होगा, यानी विपक्ष से ही अध्यक्ष जो है चुना जाएगा। तो ये भी एक पीएसी की खास बात है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को मिल जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय इनके जो अध्यक्ष हैं यानी पीएसी के अध्यक्ष हैं जिनका नाम अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी जो है इनके इस समय जो है इस समय इनके अध्यक्ष हैं यानी पीएसी के अध्यक्ष हैं। तो इतनी जानकारी जो है हमें इससे मिलती है। अच्छा, ये जो है अपनी इनका जो है आपस में कोलैबोरेशन रहता है किसके साथ में? यानी कि पब्लिक अकाउंट जो है हमारे यहाँ पर जो है पीएसी है और पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी है और इसका जो रिलेशन रहता है डायरेक्ट रिलेशन रहता है सीएजी के साथ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के साथ। चलिए वो सब पे आगे चर्चा भी करते रहेंगे। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो बिल्कुल ही यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखिए महान्यायवादी यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकते, ना महाधिवक्ता जो है भारत, पहली बात तो महाधिवक्ता भारत का नहीं होता, वो किसी राज्य का होता है, ठीक है। और भारत के नियंत्रक महालेखा, बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है CAG, वो यहाँ पर जो है इसकी बैठकों में शामिल होते हैं। तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बाकी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। देखिए अगर किसी को लगता है कि वीडियो बहुत तेज़ी से चल रहा है तो प्रयास करेंगे इसको धीरे से करने की, परंतु आप लोग भी पूरा वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। देखिए ज़्यादा अगर कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर 20-25 मिनट लगभग लग ही जाते हैं एक वीडियोस में करने, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स भी उसमें रहती है, तो इतना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है। तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। तो किसके द्वारा किया, तो यहाँ देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा यानी किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है CAG के बारे में। अच्छा CAG का प्रावधान कहाँ दिया हुआ, तो हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। तो CAG का प्रावधान जो दिया गया वो दिया गया आर्टिकल 148 में, यानी द प्रोविजन ऑफ कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दी गई है। तो देखते हैं यहाँ पे संसदीय अधिनियम के द्वारा, तो बिल्कुल संसदीय अधिनियम की कोई जरूरत नहीं, जब आर्टिकल में ही उपलब्ध है संविधान के। बाकी दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी संविधान द्वारा, तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा, यानी CAG यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया। तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। लोक निधि के फलोत्पादक व आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG की बात की जा रही है के कार्यालय का महत्व क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे इनके यानी इनका जो ऑफिस है उसकी ड्यूटीज़ क्या है, तो उसको चेक करते हैं। पहला देखिए ऑप्शन दिया हुआ है CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, बिल्कुल। और जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात घोषित करता है, तो बिल्कुल ही यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर जो है CAG राजकोष पर नियंत्रण रखता नहीं है, यहाँ उसके पास जो है राजकोष पर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं दी गई है। उसका काम है कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और जो है भारत पेट्रोलियम है, तो जितने भी इस तरह की गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनका देखना, उनकी ऑडिट करना कि उनकी जो बिलिंग्स है, उनके जो फंडिंग एक्सपेंडिचर इनकम्स कैसे क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें देखना होता है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट 2 है यहाँ पर, CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है, यानी जो CAG है कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनकी जो मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या जो कार्यक्रम्स हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं, उन पर जारी किए गए जो प्रतिवेदन दिए गए उन पर लोक लेखा समिति यानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो उस पर विचार विमर्श करती है, वो उस पर डिस्कशन करती है, तो उसके द्वारा वो अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये चीज़, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट। तो CAG प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप कर सकती हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, इसको फिर से देख लीजिए ध्यान से, यानी यहाँ CAG जो है कि प्रतिवेदन से मिली जो जानकारियां मिलती हैं उन जानकारियों से जांचकर्ता एजेंसी जैसे CBI है, तो ये सब एजेंसीज क्या करती हैं, यहाँ पर CAG जो रिपोर्ट देती है तो उसकी जांच, उस रिपोर्ट के आधार पर जांच करती हैं उन लोगों के विरुद्ध, यानी जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है करप्शन में या कंपनी को नुकसान पहुंचाने में, सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने खासतौर पर, तो उनके विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं और जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो बिल्कुल से देखिए यहाँ CAG यहाँ पर आरोप दाखिल नहीं कर रही है, CAG की रिपोर्ट के आधार पर जो जांच एजेंसियां हैं वो आप आरोप दाखिल करती हैं। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। 2 और 3 दोनों ही सही है यहाँ पे। बाकी चौथा देख लेते हैं, CAG को एक ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा एवं लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। देखिए ऐसी शक्तियाँ जो हैं वो CAG को नहीं दी गई हैं, क्योंकि CAG जो है यहाँ पे देखिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सिर्फ ये इसका देखा जाए तो ये C का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, कंट्रोल तो करता ही नहीं अगर इसके वर्किंग में देखा जाए। अब ये सिर्फ क्या करता है, ऑडिटिंग करता है ये सब कंपनियों की, ये देखता है कि कौन सी कंपनी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना जो है रेवेन्यू आ रहा है, और यही सब चीज़ों को वो आकलन करता है, उसी के आधार पर अपना रिपोर्ट बनाता है। बाकी कंट्रोलिंग करने की शक्ति इसमें नहीं है, सिर्फ नाम से ही यहाँ पर कंट्रोलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पर 2 और 3 सही थे। अब ऑप्शन देख लेते हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए C में दिया हुआ है, यानी C में केवल 2 और 3 सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 174।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियोस में 2-3 बार कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्लियर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सीधे 14 दिन की जो है सूचना देना, यानी प्रियर इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को दी जाएगी कि उनके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा कौन देगा, कितने सदस्यों के लिए चाहिए, तो कम से कम 1/4 सदस्यों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और जो देखिए इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस दिया हुआ वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। और कम से कम कितने लोगों का यहाँ पर बहुमत चाहिए, तो यहाँ पर 2/3 बहुमत, और वो भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए होगा, तभी इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, राष्ट्रपति जो है अपने पद से हट जाएंगे, वहाँ राष्ट्रपति के साइन होना और ना होने की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ आती है इम्पीचमेंट में। तो यहाँ 14 दिन का जहाँ प्रतिवेदन चाहिए होता है शुरू में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो बिल्कुल ये जो है ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है। ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न दिया हुआ वो दिया गया आर्टिकल 108 में। तो आर्टिकल 108 के जो थ्रू ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसके ग्राउंड से यहाँ पे 3 ग्राउंड दिए हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम सीधे आंसर पे आ जाते हैं। तो देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, देखिए इन्वाइट करते हैं प्रेसिडेंट, परंतु इसकी अध्यक्षता करने की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए पहले तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो अंग्ल भारतीय समुदाय में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में जो है वो खासतौर से लोकसभा, यहाँ राज्यसभा की बात नहीं, लोकसभा में लगता है कि यहाँ अंग्ल भारतीय लोगों के जो मतलब जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, मौजूदगी है, वो पर्याप्त नहीं है, तो वो अधिकतम 2 मेंबरों को यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ 2 लोगों को कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा ये करते किस आर्टिकल के तहत, तो बिल्कुल आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में क्लियरली कहा गया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़। तो इसी के लिए यहाँ पे बताया गया एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात की। अगर वो लगता है कि बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे 2 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। कथन है यहाँ पे एक, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का जो राष्ट्रपति है ये परोक्षतः निर्वाचित होता है, यहाँ पे ये मतलब इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड होता है। जबकि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट से तुलना की जाए तो वहाँ का राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आता है, परंतु अपने देश का जो राष्ट्रपति है वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव हुए तो उनके द्वारा जो मेंबर्स आएंगे और विधानसभा के जो चुने हुए मेंबर्स आएंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, बल्कि यहाँ जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि वही अगर अमेरिका का देखा जाए तो वहाँ जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। तो ये ठीक है यहाँ पे स्टेटमेंट। कारण देख लेते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली, तो बिल्कुल भारत में संसदीय प्रणाली है जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर यानी संसदीय प्रणाली, जैसे संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा। अब देखिए अगर हम इसको ब्रिटेन के साथ तुलना करते हैं तो वहाँ पे देखिए संसदीय जो प्रणाली है वहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद है वो एकदम वहाँ पर क्वीन और जो किंग है उनके अनुसार है। जैसे वहाँ पे क्वीन जो कार्य करती है वैसे ही पावर है हमारे देश की राष्ट्रपति की, परंतु वो वंशानुगत होती है। बल्कि अपने देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति हैं वो गणतंत्र हैं, यानी कि वो जो है वंशानुगत ना होकर बार बार चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल तक होता है। तो ये जनता के द्वारा इनडायरेक्ट वे में चुने जा रहे हैं, इसीलिए गणतंत्रवाद को स्थापित करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम रिलीवेंट होते हैं और आपस में रिलेटेड भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देख लेते हैं अब यहाँ पे, ए और आर दोनों सत्य। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो देखिए ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, ये स्पष्टीकरण तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं है। तो पहला है यहाँ पे अध्यादेशों का व्याख्यान करना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो अध्यादेशों की शक्ति जो है वो तो राष्ट्रपति के पास दी ही गई है। बिल्कुल आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति जो है यहाँ पर प्रोक्लेमेशन ऑफ द यहाँ पे कर ही सकता है कि ऑर्डिनेंस के लिए, तो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति यहाँ दी गई है, अध्यादेश जारी करने की। उच्चतम न्यायालय से परामर्श, बिल्कुल यहाँ पर अगर राष्ट्रपति को किसी मामले में लगता है कि उसे
जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है कंसल्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर कंसल्ट करने की शक्ति भी दी गई है। तो वो किस आर्टिकल में दी है? आर्टिकल 143 में दी गई है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए, मगर वो इंपॉर्टेंट इसलिए फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को जो है अपनी राय देने के लिए, और ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही ठीक हो जाते हैं। बाकी तीसरा देख लेते हैं, संसद के सदनों को संदेश भेजना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, संसद के सदनों को संदेश भेजने का जो प्रोविज़न है वो कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया। और प्रश्न में देखिए क्लियरली पहला वर्ड क्या हुआ? संविधान के अनुसार। तो संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो है राष्ट्रपति संसद के सदनों को संदेश भेजेगा अपनी बात कहने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। ये प्रावधान है मगर संविधान में नहीं दिया गया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में है तो वहाँ की रूलिंग्स में दिया हुआ, मगर ये यहाँ पे नहीं है। बाकी ऑप्शन डी है यहाँ पे, क्षमा दान करना। तो बिल्कुल आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास जो है पावर दी गई है, वहाँ पर जो है राष्ट्रपति क्षमादान करता है, कम्यूटेशन करता है, रिप्राइव करता है, रिस्पाइट करता है। तो ये सारी चीज़ें वो पर्डन करता है। तो पर्डन की शक्ति यहाँ पर 72 आर्टिकल्स में दी गई है प्रेसिडेंट को। तो बिल्कुल ये सारे स्टेटमेंट सही जाते हैं, बस ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत यानी वहाँ पर जो है उनको हटा दिया गया है और अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। ये अगर राष्ट्रपति मृत्यु हो जाती, त्यागपत्र हो जाता है, या फिर जो है इम्पीचमेंट के थ्रू उनको हटा दिया जाता है, या किसी अन्य कारण से वो अपने प्रेसिडेंशियल वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, फुलफिल करने की एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है उनके पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालेंगे और उस दौरान उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते मिलेंगे वो सब राष्ट्रपति के भत्ते मिलेंगे और उस समय वो राज्यसभा के जो है अध्यक्ष के तौर पर कार्य नहीं करेंगे, यानी राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर कार्य नहीं करेंगे। और ये अधिकतम कितने दिनों के लिए हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं अधिकतम 6 माह के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये चीज़ देखिए, ये चीज़ बताई कहाँ पे? तो बिल्कुल आर्टिकल 65 जो है इस चीज़ को क्लियरली बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य हैं? तो देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे पहला दिया हुआ है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना। तो बिल्कुल ये कार्य तो है यहाँ पे मंत्रिमंडल, यानी जो सचिवालय का कार्य होता है मंत्रिमंडल के, तो उनकी बैठकों और उनकी कार्य सूची को तैयार करने का कार्य इसमें दिया गया है। बाकी दूसरा देख लेते हैं, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता देना। तो बिल्कुल यहाँ पे समितियों के लिए सचिवालयी सहायता देने का कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। तो ये भी यहाँ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। देखिए इतनी शक्ति मंत्रिमंडल के सचिवालय में नहीं होती है कि वो मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करें। तो ये तो एकदम उल्टी स्टेटमेंट हो जा रही है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके आंसर्स हो जाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं क्या उत्तर, तो उत्तर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे 1 और 2 सही थे। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे पहला कथन है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों में से उक्त का कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है, तो यहाँ पर क्लियर है कि ये बात जो है एकदम सही स्टेटमेंट हो रहा है, यानी राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण करने के, यानी सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भारत सरकार की समस्त कार्यपालक जो कार्रवाइयाँ हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बल्कि ऐसी समस्त कार्रवाइयाँ जो होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से कही जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो अनुच्छेद देखिए 78 अगर बात करता है तो वो क्लियरली किसकी बात करता है? अगर अनुच्छेद 78 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। मतलब प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो अपने जो कार्य करेंगे, जो वो काम करेंगे, उन सभी कार्यों की जो जानकारी होगी वो प्रेसिडेंट को देंगे, यानी प्रेसिडेंट को देने का उनका दायित्व है वहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो ये 82 में दिया। तो देखते हैं इसमें किसकी ड्यूटी दी गई, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रधानमंत्री की ड्यूटी, पीएम की ड्यूटी दी गई है।
तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष की, तो बिल्कुल ये तो नहीं है। राज्यसभा के सभापति, तो इनकी भी नहीं है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो बिल्कुल यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहाँ 148 में दिए हैं, तो 78 में तो कोई प्रावधान ही नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आंसर हो जाता है, प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया, बिल्कुल राष्ट्रपति का भवन का जो डिजाइन किया गया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मेंस में आया हुआ है, यूपीपीसीएस 2014 का है ये। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा आंसर हो जाता है एडविन लुटियंस। तो इसमें हम सीधा ही आंसर लेंगे, क्योंकि और सब पढ़ने पे माइंड में क्लिक कर जाता है कभी कभी गलत आंसर भी। तो बिल्कुल एडविन लुटियंस जो है, इन्हीं के द्वारा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता, तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद का सबसे शक्तिशाली नेता होता है, सबसे प्रभावशाली नेता है। तो उसके इशारे पे ही मतलब सारे नेताओं का अपॉइंटमेंट होता है, सभी चीज़ें लगभग उसी से चलती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी देखते हैं, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा का जो है वो संसद का ही एक भाग है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त कर सकता है, उसे लगता है ये मंत्री सही से जो है अपने कार्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको जो है वहाँ से हटाने की शक्ति भी दी गई है। तो ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। बाकी लास्ट है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहाँ सही है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, भारत सरकार की प्रथमतया सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगर ऊपर जो है किसका पद आता है, तो मुख्य सारणी में भारत सरकार की जो मुख्य सारणी जारी होती है उसमें किसका पद आता है। देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ भारत का महान्यायवादी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो बिल्कुल होने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बहस करते हैं सरकार के लिए, तो ये नहीं होगा। बाकी भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो बिल्कुल यहाँ पर भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो जो है जो भारत सरकार द्वारा प्रथमतः सारणी जारी की जाती है उसमें मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। बाकी चीफ ऑफ स्टाफ और लोकसभा अध्यक्ष, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो देखिए, सिविलियन अधिकारी की पूछेगा, यानी जो सिविल सर्विसेज से आते हैं अधिकारी, उनमें सबसे ऊंचे पद पे यहाँ पर कौन दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है गृह सचिव, दूसरा दिया है रक्षा सचिव, तीसरा दिया है मंत्रिमंडल सचिव और चौथा दिया है दिल्ली का उपराज्यपाल। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली है, यानी मंत्रिमंडल का सचिव जो होता है वो भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी है, मंत्रिमंडल का सचिव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें सीक्वेंस बनाना है। तो पहला दिया है यहाँ मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा दिया है संघीय मंत्रिमंडल और चौथा दिया है यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, तो नंबर 1 पे हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, तो यहाँ पर ये नंबर 2 हो जाएंगे। बाकी नंबर 3 पे यहाँ पर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी ये नंबर 3 हो जाते हैं। और बाकी लास्ट में है यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल सचिव, तो ये 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब मैच कर लेते हैं यहाँ पे, तो यानी 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी में 4 3 2 1 दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन पे या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो अपने डाउट्स को जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, और भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय नवाचार यानी प्रोटोकॉल की बात की के अनुसार पूर्वोत्तर क्रम में निम्न में कौन है? तो देखते हैं यहाँ पे निम्न में कौन है। तो पहला दिया उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर है कि सबसे निम्न यहाँ पे कौन आते हैं? अपने राज्य के राज्यपाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी सेट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 189। देखिए अगर किसी को इन सीक्वेंस में कोई भी डाउट हो तो डाउट जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और अगर लगेगा तो हम पूरी चार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे किसी वीडियोज़ में। तो ये अगर कमेंट्स आते हैं तो अगले वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में। तो बिल्कुल यहाँ नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में वो कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे लोक वित्त संरक्षक के रूप में, बिल्कुल यहाँ पे सही है, उनका जो कार्य होता है वो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वो देखते हैं कि लोक यानी पब्लिक फाइनेंस कैसा है, उसको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार तो बिल्कुल यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, तो यहाँ पर CAG का कोई मतलब ही नहीं है। उपरोक्त में से कोई संरक्षक के रूप में, तो यहाँ आंसर बिल्कुल ऑप्शन B हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्री परिषद रख सकती है। तो देखिए यहाँ इसमें कौन सा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज प्रेजेंटेड बाय द मंत्री परिषद, यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कौन सा रखती है, तो देखते हैं यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव। तो बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव तो अपने खिलाफ क्यों रखेगी, तो ये तो एकदम बिल्कुल ही जीरो है। भर्सना प्रस्ताव तो भर्सना भी नहीं की जाती, वो अपने ही भर्सना करेंगे, क्या खुद तो सरकार में होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। स्थगन प्रस्ताव भी वो लोग नहीं लाते हैं, क्योंकि उनको तो बिल पास कराना होता है और कार्य कराना होता है संसद में, तो स्थगन करने का भी नहीं हो। बाकी विश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल यहाँ पर जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो वो विश्वास प्रस्ताव को संसद में पास कराने का प्रयास करते हैं और वही इसको पेश करते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इन वीडियोस की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की मीन्स सभी एक्ट्स की जो है आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में वीडियोज़ की जो है PDF फाइल्स भी उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।